हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज हम देखेंगे यहाँ पे निक्षेपों के प्रकार। निक्षेप मतलब क्या होता है आपको समझ में आता होगा। निक्षेप मतलब होता है जमा, है ना। जो भी राशि जमा की जाती है यहाँ पे शासन के खाते में या शासन का निकाली जाती है, उस सब चीज़ों को क्या बोलते हैं अपने यहाँ पे निक्षेप बोलते हैं ना। तो जो जमा होता है यहाँ पे ये अलग अलग हेड्स में क्या किया जाता है, इसको जमा किया जाता है ना। तो सबसे पहला इसमें होता है यहाँ भाई देखिए सिविल कोड डिपॉजिट, है ना। सिविल कोड डिपॉजिट होता है, दूसरा होता है क्रिमिनल कोड डिपॉजिट और तीसरा होता है अपने यहाँ पे राजस्व निक्षेप, है ना। तो ये स्टेप्स होता है। सिविल को क्या बोलते हैं अपने यहाँ पे दीवानी, है ना। दीवानी कोर्ट, है ना, मतलब दीवानी जो न्यायालय रहते हैं उनके जो जमा रहते हैं उनकी बात कर रही है। सेकंड वाला अपना क्रिमिनल मतलब फौजदारी, है ना। तो फौजदारी कोर्ट के जो जमाएँ रहती हैं उनके बारे में बात की जा रही है। और तीसरा अपना देख रहे हैं यहाँ पे राजस्व निश्चय, मतलब यहाँ पे राजस्व विभाग में जो जमा आ रहा है उसके बारे में बात की गई यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले अपना क्या हो गया, दीवानी फौजदारी राजस्व, दीवानी फौजदारी राजस्व, ऐसा किसको याद रखना है, दीवानी फौजदारी राजस्व, दीवानी फौजदारी और राजस्व। स्टेप्स अपने को याद होगा भाई। यहाँ पे 3 प्रकार की जमाएँ जनरली होती है। अब देखिए सिविल न्यायालय से प्राप्त होने वाली राशि सिविल न्यायालय निक्षेप, है ना, के रूप में लेखांकन किया जाता है, ठीक है भाई। यहाँ पे जो भी राशियाँ सिविल न्यायालय से प्राप्त होगी यहाँ पे उसको सिविल न्यायालय निक्षेप के रूप में क्या किया जाएगा, लेखांकित किया जाएगा, यहाँ पे लेखांकन किया जाएगा। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं यहाँ पे सीसीटीवी बोलते हैं, मतलब क्या हो जाएगा सिविल कोड डिपॉजिट, है ना। अब देखिए दूसरा क्या हो जाएगा अपना क्रिमिनल कोड डिपॉजिट। तो क्रिमिनल कोड डिपॉजिट क्या होता है भाई, यहाँ पे क्रिमिनल न्यायालयों से प्राप्त होने वाली राशि, है ना। क्रिमिनल न्यायालयों से जो भी यहाँ पे जो फौजदारी न्यायालय हैं उनसे प्राप्त होने वाली राशि, उससे जो पैसा या रोकड़ा प्राप्त होता है वो उसको क्या किया जाएगा यहाँ पे क्रिमिनल या फौजदारी निक्षेप, मतलब यहाँ पे फौजदारी निक्षेप रूप में क्या किया जाएगा यहाँ पे उसका लेखाकरण किया जाएगा, उसको लेखांकित करेंगे यहाँ पे और उसको जमा करेंगे। वैसे यहाँ पे राजस्व निक्षेप भी होता है। यहाँ पे राजस्व निक्षेप क्या हो जाएगा, यहाँ पे राजस्व विभागों से प्राप्त होने राशियों को, मान लीजिए कोई भी यहाँ पे टैक्स के रूप में या फिर अन्य किसी स्रोत या कर के रूप में जो चीज़ें प्राप्त हो रही हैं, जो राशि प्राप्त हो रही है वो राजस्व विभाग से अपने को प्राप्त हो रही है, तो उसको राजस्व निक्षेप के रूप में उस शीर्ष में इसको क्या किया जाएगा, डाला जाएगा, है ना। मतलब यहाँ पे सिविल वाले को यहाँ पे, है ना, किस में डालना है, यहाँ पे किस में डालना है अपने को, यहाँ पे सिविल जमा में डालना है ना। और क्रिमिनल वाले को क्रिमिनल वाले में डालना है, राजस्व वाले को राजस्व वाले में डालना है ना। इस टाइप से यहाँ पे इसको करना है ना। इसके अतिरिक्त यहाँ पे अमानत संबंधी राशि, है ना, अमानत संबंधी राशि भी ली जाती है, इसको भी जमा किया जाता है। तो अमानत संबंधी राशि को व्यक्तिगत निक्षेप, है ना, मतलब यहाँ पे पर्सनल जमा, है ना, पर्सनल जमा के अंतर्गत यहाँ पे वर्गीकृत किया जाता है। इसका लेखा बैंक खाते की तरह ही क्या किया जाता है, रखा जाता है, ठीक है, जिसमें व्यक्तिगत लेन देन का लेखांकन किया जाता है। तो यहाँ पे ईएमडी, है ना, अमानत राशि जो है यहाँ पे अमानत राशि है, इसको क्या किया जाएगा यहाँ पे व्यक्तिगत निक्षेप, मतलब पर्सनल डिपॉजिट, मतलब पीडी के रूप में से क्या किया जाएगा, जमा किया जाएगा। पीडी, है ना, पीडी मतलब प्रतियोगिता दर्पण नहीं, प्रतियोगिता मतलब क्या हो जाएगा, पर्सनल डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा शासन के उन विशेष आदेशों, है ना, जो महालेखा, अब देखिए यहाँ पे शासन को कुछ विशेष आदेश मिल गए यहाँ पे, है ना, विशेष आदेश मिल गए यहाँ पे जो महालेखाकार से परामर्श करके प्रसारित हुए हैं ना। मतलब शासन को कुछ विशेष आदेश मिल गए हैं यहाँ पे और वो महालेखा कार्यालय से प्रसारित हुए हैं, तो उसके अंतर्गत निश्चित राशियों को अन्य श्रेणियों में क्या किया जाएगा, वर्गीकृत किया जाएगा और उसको जमा किया जाएगा। मतलब यहाँ पे कोई अलग से कुछ आ गया, यहाँ पे महालेखाकार शासन को आदेशित कर दिया कि संबंधित राशि को अलग हेड खोलकर जमा करिए, तो उसके लिए अलग हेड भी खोला जा सकता है ना। तो ये हो गया भाई यहाँ पे। अब ये हेड वेड का डिसाइड कौन करता है भाई, यहाँ पे महालेखाकार, यहाँ पे एजी ऑफिस ही होता है। जो भी हेड में यहाँ भुगतान हो रहा है या जो भी हेड में पैसा आ रहा है या जो भी हेड में जमा रखी जा रही है, तो उन सब का जो नियमन कौन करता है यहाँ पे, महालेखाकार कार्यालय, यहाँ पे एजी ऑफिस, है ना, अकाउंटेंट जनरल ऑफिस करता है ना। तो ये हो गया भाई यहाँ पे। अब देखिए कोषालय अधिकारी कर्तव्य। अब देखिए ये सब तो जमाएँ जो हो रही है यहाँ पे, इसमें कोषालय अधिकारी की मतलब यहाँ पे उसकी उपस्थिति या अनिवार्य है क्या, उसके क्या कर्तव्य हैं, है ना, उसकी क्या जिम्मेदारी बनती है, तो उसके बारे में हमें आगे क्या करेंगे, परिचर्चा करेंगे, है ना। तो देखिए कोषालय अधिकारी का कर्तव्य है कि निक्षेप संबंधी राशि को उपरोक्त शीर्षों वर्णित करने के पूर्व, है ना, मतलब जो भी निक्षेप संबंधी राशि है या जो भी जमा संबंधी राशि है उसको उपरोक्त शीर्षों वर्णित करने के पूर्व यहाँ पे वह देखे कि वह राशियाँ निक्षेपों में ही, मतलब जो राशियाँ जिस निक्षेप जमा होना चाहिए उसी निक्षेप में ली जा रही है अथवा नहीं, है ना। तो उसी निक्षेप में लेना इसको जरूरी है भाई यहाँ पे, है ना। जो शासन के नियमों और आदेशों क्या होने चाहिए यहाँ पे, अनुकूल होने चाहिए, है ना। जो शासन के नियमों एवं आदेशों के अनुकूल होने चाहिए। वेतन भत्ते पेंशन की राशि अमानत निक्षेप के रूप में जमा नहीं की जा सकती ना। मतलब यहाँ पे देखिए वेतन भत्ते, अब पता चला कोई यहाँ पे वेतन भत्ते पेंशन राशि को यहाँ पे अमानत निक्षेप रूप में जमा कर दिया, है ना, तो अमानत रूप में इसको जमा नहीं कर सकते भाई यहाँ पे ना। तो ये पेंशन की राशि को और वेतन भत्ते की राशि को उस शीर्ष में ही जमा किया जाएगा जिसमें जो शीर्ष है ना, इसको अमानत या निक्षेप वाले शीर्ष में जमा नहीं किया जा सकता। तो वही चीज़ के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है। मतलब कोषालय अधिकारी भी कहीं ना कहीं कर्तव्य है ना। तो निक्षेप अपने कितने प्रकार होगा यहाँ पे, दीवानी फौजदारी राजस्व हो गया यहाँ पे 3, ये इसको पकड़ना है। उसके बाद यहाँ पे अमानत जो डिपॉजिट होता है उसके बारे में पकड़ना है। और चौथा अपना यहाँ पे यदि महालेखाकार शासनों को निर्देशित करे कि कुछ अन्य प्रकार के डिपॉजिट आ रहे हैं, तो इस टाइप से इसके 5 पॉइंट होते हैं ना।
और लास्ट में इसमें कोषालय अधिकारी यहाँ पे जो ट्रेजरी ऑफिसर रहता है उसे कर्तव्य के बारे में बताया गया है कि उसे क्या क्या कर्तव्य है ना। तो ये सब यहाँ पे जानकारी किसमें दी गई है भाई, यहाँ पे छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता सहायक नियम 523 में दी गई है ना। 5 इजिकल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 2+3। तो ये सर याद रखो यहाँ पे। अब कैसे न कैसे याद करना ही पड़ेगा अपने को, जो भी नियम कानून हैं उनको कैसे न कैसे याद करना ही पड़ेगा। और आप अगर इसको एग्जाम में लिख देते हो तो इससे ज़्यादा नंबर मिलने की संभावना बढ़ जाती है ना, इसलिए इसको याद करने को ट्रिक बनाना पड़ता है। जैसे 5 इजिकल टू यहाँ पे 2+3 है ना। अब देखिए ये क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे अपन। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या रहा है, कोषालय में सुरक्षा हेतु रखी गई संपत्ति एवं कैश बॉक्स की मूल रसीद है ना, कैश बॉक्स की मूल रसीद गुम हो जाने पर बॉक्स से पैकेटों की वापसी हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ना। देखिए जब हम बैंक जाते हैं है ना, जब हम कभी भी क्या कहाँ जाते हैं यहाँ पे बैंक जाते हैं, तो जैसे SBI चले गए तो SBI में अपने क्या रहते हैं यहाँ पे लॉकर होते हैं सबके। SBI हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया, या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, जो भी बैंक रहे सबके अपने अपने क्या होते हैं यहाँ पे लॉकर होते हैं। और कोषालय क्या है भी अपना यहाँ पे, कोषालय भी एक प्रकार से सरकारी लॉकर की तरह काम करता है ना। कोष धन आलय है ना, कोषालय जहाँ पैसा रखा जाता है, मतलब वहाँ पे कहीं ना कहीं तिजोरी होगी, कहीं ना कहीं लॉकर होगा। तो शासन के विभिन्न विभाग क्या करते हैं, अपनी राशियों है ना, अपनी राशियों को है ना वहाँ की सुरक्षा यहाँ पे या लॉकर रूम में यहाँ पे क्या करते रखवा देते हैं है ना। और उसके एवज में यहाँ पे कोषालय अधिकारी द्वारा रसीद दी जाती है कि जब भी आप रसीद लाओगे आपको संबंधित सामग्री वापस कर दी जाएगी है ना। तो यही सब दिया गया यहाँ पे कोषालय संहिता सहायक नियम 38 है ना, भाग 2 मतलब खंड 1 के भाग 2 सहायक नियम 38 में ये सब बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी दी गई है ना। अब देखिए कोषालय में सुरक्षित रखी गई संपत्ति एवं कैश बॉक्स को मूल रसीद जो कार्यालय में कहीं गुम हो जाती है। मान लीजिए यहाँ पे कोषालय, यहाँ पे ट्रेजरी ऑफिस है ना, ट्रेजरी ऑफिस, ये ट्रेजरी ऑफिस है यहाँ पे, इसका यहाँ पे लॉकर बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे लॉकर बॉक्स यहाँ ताला लगा है ना। तो ये यहाँ पे कार्यालय A है यहाँ पे है ना, कार्यालय A है कोई। मान लीजिए यहाँ पे अपन कोई दूसरा कार्यालय ले लेते हैं यहाँ पे है ना, मान लीजिए कार्यालय यहाँ पे है PWD है ना, PWD कार्यालय यहाँ पे है ना। और यहाँ पे ये उसका कर्मचारी कौन है, यहाँ पे A है और ये कर्मचारी उसका B है ना। तो इसको ध्यान समझना है यहाँ पे, ये अपना क्या है ट्रेजरी ऑफिस है यहाँ पे, ये अपना क्या हो जाएगा ट्रेजरी ऑफिस हो जाएगा, ये अपना लॉकर हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे एक ऑफिस क्या हो गया PWD हो गया। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे ये कर्मचारी यहाँ पे कहाँ है, यहाँ पे ट्रेजरी ऑफिस आ रहा है यहाँ पे और बोल रहा है मेरे को लॉकर में सामान रखवाना है, अपने ऑफिस का कुछ सामान है। तो ठीक है भाई, यहाँ पे ट्रेजरी ऑफिसर क्या करेगा, लॉकर रूम में सामान रख देगा, यहाँ पे लॉकर रूम में सामान रख देगा और उसके एवज में क्या कर देगा, उसको यहाँ पे चिट्ठी पत्री या फिर जो भी यहाँ पे चीज़ें उसको दे देगा। अब क्या किया यहाँ पे, ये जो कर्मचारी यहाँ पे इसने अपनी जिम्मेदारियों का वहन अच्छे से नहीं किया, इसने जो यहाँ पे पर्ची मिली थी उसको है ना, जो भी लॉकर रखता है पर्ची मिलती है, उसकी रिसिप्ट मिलती है, यदि रिसिप्ट को उसने घुमा दिया यहाँ पे तो उसके संबंध में क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, उसी के बारे में बताया गया है ना। तो देखिए यहाँ पे यदि गुम हो गया है ना, यदि रसीदी गुम हो गया तो संबंधित बहुमूल्य वस्तुओं या कैश बॉक्स को कोषालय से वापस प्राप्त करने हेतु है ना, जो भी कैश बॉक्स है उसको कोषालय से वापस प्राप्त करने हेतु जमाकर्ता द्वारा, जो भी जमाकर्ता मतलब PWD का कर्मचारी कौन है A है ना, तो जमाकर्ता द्वारा यहाँ पे क्षतिपूर्ति बंध पत्र है ना, उसको कोषालय अधिकारी को प्रस्तुत करना पड़ेगा। भाई ये तो घुमा दे भाई, अब इसका उपाय क्या है, उसको सामान वापस भी लेना है, ऑफिस में सामान की जरूरत है, सामान वापस भी लेना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको यहाँ पे क्षतिपूर्ति बंध पत्र यहाँ पे कोषालय अधिकारी समझ क्या करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। एक बंद पत्र, एक बॉन्ड पेपर बनाना पड़ेगा कि संबंधित मेरे पास जो रसीद है वो गुम हो गई है और मुझे उसके एवज में यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे है ना, जो भी बहुमूल्य वस्तुएं में चाहिए यहाँ पे विभाग की, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है ना। तो इसमें क्षतिपूर्ति बंध पत्र में किन किन बिंदुओं को समावेश किया जाएगा, देखते हैं भाई यहाँ पे है ना। अब देखिए मूल पावती खो जाने का प्रमाण पत्र, कि वो प्रमाण पत्र प्रमाणित करेगा कि मेरे से मूल पावती खो गई भैया, कृपया करके कोषालय अधिकारी आप हमारा सामान दे दीजिए, ये ऐसा बोलेगा ना। यदि मूल पावती भविष्य से मिल जाती है ना, यदि अब इसमें ये भी लिखा रहा है कि यदि A को कर्मचारी को यदि मूल पावती भविष्य से मिल जाती है तो कोषालय अधिकारी को वापस करने संबंध में जमाकर्ता द्वारा आश्वासन है, मतलब यहाँ पे अगर मिल भी गई तो बाद में हम जमा कर देंगे भाई, अभी हमको हमारा सामान दे दो। तो इस टाइप से यहाँ पे उसमें दो चीज़ें देनी पड़ेगी, एक प्रमाण पत्र हो गया यहाँ पे और वापसी, यदि यहाँ पे रसीद मिल गई तो उसको वापस कर देंगे भाई अपन, तो इस टाइप से बताना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे यदि कोई व्यक्ति अथवा अधिकारी मूल रसीद प्रस्तुत कर संबंधित बहुमूल्य वस्तु या कैश बॉक्स की वापसी तो बाद में कोषालय में दावा प्रस्तुत करता है, मतलब वही है। अब यहाँ पे B की भूमिका आ गई, अब यहाँ पे कोई दूसरा कर्मचारी यहाँ पे मान लीजिए उसको पास कहीं से रसीद मिल गई और रसीद लाके फिर यहाँ पे ट्रेजरी ऑफिस जा रहा है यहाँ पे और बोल रहा है मेरे को बहुमूल्य वस्तु दे दो, पर ये तो पहले एक कर्मचारी ले जा लिया है भाई यहाँ पे, तो यहाँ पे पूरा यहाँ पे जिम्मेदारी इसकी A की आ जाएगी, मतलब यहाँ पे A फंस जाएगा यहाँ पे। तो इसके ऊपर कोषालय अधिकारी या शासन यहाँ पे आवश्यक यहाँ पे कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि उसने यहाँ पे बंद पत्र क्या किया, यहाँ पे सॉरी बंद पत्र के नियमों को उल्लंघन किया यहाँ पे, और जो यहाँ पे रसीद मिली गई थी यहाँ पे है ना, तो रसीद को किसको B को मिल गया यहाँ पे, और B ने उक्त बहुमूल्य सामान डबल से लेने के लिए कहाँ चलेगा, ट्रेजरी ऑफिस चलेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कोषालय अधिकारी के बात में संज्ञान बात आएगी यहाँ पे और A के ऊपर कार्रवाई कर सकता है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जो बॉन्ड पत्र में लिखी हुई थी यहाँ पे, यदि मिल जाता तो वापस कर दो भाई, डबल से आप लेने नहीं जा सकते उसको ना।
ये हो गया। तो वह वही वही चीज़ लिखा है यहाँ पे ना, तो वह व्यक्ति या अधिकारी जिन्हें मूल पावती बिना प्रस्तुत किए कोषालय में बहुमूल्य वस्तु अथवा पैकेट प्राप्त कर लिए हैं, वह ऐसे कृत्य, तो वही वो बोल रहे हैं कोषालय अधिकारी यहाँ पे उस संबंधित व्यक्ति के खिलाफ, है ना, जो यहाँ पे बॉन्ड पत्र जमा किया था, मतलब एक ही खिलाफ आवश्यक कार्रवाई कर सकता है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, बकाया एरियर शब्द के देयक तैयार कर समय किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए, है ना। अब देखिए मान लीजिए कोई एरियर बकाया है कार्यालय में, तो उसका जो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे उसका जो देयक है तैयार कर रहे हैं, जो बिल तैयार कर रहे हैं, देयक मतलब बिल होता है, तो बिल तैयार कर रहे हैं, तो उसके संबंध में क्या क्या बातें अपने को ध्यान में रखनी है, उसके बारे में हम आगे क्या करेंगे, परिचर्चा करेंगे। अब देखिए एक विभाग से दूसरे विभाग, जैसे मान लीजिए कोई बकाया स्वत है, यदि आप एक विभाग दूसरे विभाग में उसको ट्रांसफर कर रहे हो या फिर एक शासन दूसरे शासन में भुगतान कर रहे हो, है ना, तो जो भी ऐसे सत्व हैं यहाँ पे, जो भी एरियर है यहाँ पे, किसी भी सत्व का भुगतान जो उनके भुगतान देय होने तिथि से 1 वर्ष तक भुगतान न किए गए हों, हाँ, तो यहाँ पे अब देखिए, अब यहाँ आपको एक विभाग दूसरे विभाग या एक साल दूसरे शासन में पैसा ट्रांसफर करना है। अब 1 साल से ज़्यादा होगा भाई, अब आप माथा पकड़ लिए कि अब इसका भुगतान कैसे करके, कि 1 साल ज़्यादा हो गया, तो उसके लिए माथा पकड़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको विभाग अध्यक्ष परमिशन लेनी है। यहाँ पे 1 साल के अंदर आता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती, पर ये 1 साल से एवो या 1 साल से ऊपर चले गया है, तो ऐसी स्थिति में आपको विभाग अध्यक्ष परमिशन लेना पड़ेगा और उनकी स्वीकृति से ही ऐसे भुगतान किए जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे, परंतु यदि देयक स्वत की राशि अब 500 रुपये से कम है, अब ये भाई चिल्लर सामान है, यहाँ पे 500 रुपये अधिक नहीं है, तो उसके लिए विभाग अध्यक्ष की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है ना। तो तथा देय होने की तिथि 3 वर्ष के अंदर भुगतान नहीं तो प्रस्तुत कर दिया जाता है, तो अध्यक्ष विभाग अध्यक्ष स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। अब 500 रुपये राशि चिल्लर है, मुद्दल की बात नहीं है, चिल्लर की बात है, तो विभाग अध्यक्ष परमिशन मत लो, भले 3 साल क्यों ना होगा, है ना, आपको विभाग अध्यक्ष बिना परमिशन के संबंधित राशि का भुगतान कर सकते हो, है ना। अब राशि 500 ज़्यादा है, तब सोचने वाली बात है कि आपको 1 साल के अंदर अगर बाद भुगतान करो आप, तो विभाग अध्यक्ष से या फिर कार्यालय प्रमुख के ऊपर जो अधिकारी है उससे आपको परमिशन लेना जरूरी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए विभाग अध्यक्ष की स्वीकृति हेतु प्राप्त देयक प्रस्तुत, है ना, करने से पूर्व छत्तीसगढ़, है ना। अब देखिए विभाग अध्यक्ष स्वीकृति आप ले रहे हो, है ना, 1 साल से ऊपर हो गया, विभाग अध्यक्ष स्वीकृति लेना आवश्यक है इसके लिए, है ना। तो देखिए विभाग अध्यक्ष स्वीकृति हेतु प्राप्त देयक प्रस्तुत करने के पूर्व छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता सहायक नियम 268, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे, है ना, पॉइंट टू बी नोटेड, है ना। छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता सहायक नियम 268 के अनुसार निम्न लिखित प्रमाण पत्र मूल देयक पर कार्यालय प्रमुख, है ना। अब उसमें क्या करोगे आप, यहाँ पे जो भी देयक है ना, उसके जो मूल देयक है मूल प्रति आपको रखनी पड़ेगी, उसमें कार्यालय प्रमुख क्या कराना पड़ेगा, आपको हस्ताक्षर कराना पड़ेगा और कार्यालय प्रमुख की पदमुद्रा अंकित करनी पड़ेगी, है ना। इस प्रमाण पत्रों को विभाग अध्यक्ष द्वारा प्रति हस्ताक्षर करवा कर कोषालय भुगतान तो भेजना है भाई। यहाँ पे ऐसे नहीं कि आप यहाँ पे राह चलते फिरते यहाँ पे क्या कर दिए भेज दिए ना, आपको बाकायदा यहाँ पे अपने कार्यालय में अपने साहब से, है ना, या फिर कार्यालय प्रमुख से आपको सिग्नेचर करवाना पड़ेगा, उनकी पदमुद्रा, है ना, उसमें लगानी पड़ेगी। उसके बाद वहाँ पे उसको विभाग अध्यक्ष से स्वीकृत कराकर, मतलब प्रति हस्ताक्षरित करवा कर यहाँ पे कहाँ कोषालय मतलब भेजना पड़ेगा। उसमें क्या लिखा रहेगा भाई यहाँ पे, अब दुनियादारी आप की हो, लिखा क्या रहेगा उसमें, देखिए प्रमाणित किया जाता है कि स्वत्व की परिशुद्धता, मतलब स्वत्व की परिशुद्धता एवं ग्राह्यता संबंधी अभिलेखों के संदर्भ में जांच की गई है ना। जो भी परिशुद्धता है यहाँ पे या भी ग्राह्यता है उसके संबंध में, अभिलेखों के संबंध में जांच कर ली गई है, एवं इसका पहले भुगतान नहीं हुआ है, इसका पहले से भुगतान नहीं हुआ है, ठीक है, ये उसमें बताएगा, ये इसमें मतलब शपथ पत्र टाइप देना पड़ेगा भाई, पहले से भुगतान नहीं किया हो आप, है ना। अब स्वत्व से संबंधी उस अवधि की कार्यालयीन प्रतियों में सभी आवश्यक स्थानों पर इंदराज कर लिया गया, मतलब जो भी इंदराज या जो भी इसमें एंट्रीज करनी थी वो सब कर लिया गया अच्छे से, है ना। और तीसरा क्या बोल रहा है, स्वत्व संबंधी किसी भी अवधि में खंड आहरण नहीं किया गया, मतलब यहाँ बीच बीच में पैसा निकाला नहीं गया भाई। तो ये 3 पॉइंट इसमें बताने पड़ेंगे ना। अब किसी भी परिस्थितियों में गलत भुगतान न होने की दृष्टि से स्वत्वों की परिशुद्धता एवं ग्राह्यता की जांच एवं परख करने की संपूर्ण जिम्मेदारी विभाग अध्यक्ष की है ना। संपूर्ण जिम्मेदारी किसकी, विभाग अध्यक्ष की है ना। और यदि जिन स्वत्वों की अवधि 6 वर्ष अधिक है तो उसके लिए तो भाई यहाँ सोचने वाली बात ही नहीं है, ये सीधा मामला शासन पर चला जाएगा। 6 वर्ष तक आप क्या कर रहे थे, है ना, तो इसमें मामला कहाँ शासन पर जाएगा और उसके भुगतान संबंधी आदेश प्रशासकीय विभाग की मतलब प्रशासकीय विभाग द्वारा आपको कहाँ वित्त विभाग समिति लेनी पड़ेगी भाई उसके लिए, है ना। तो इसके लिए वित्त विभाग समिति लेनी पड़ेगी। मतलब अपने को क्या समझ में आ गया यहाँ पे, अगर इतना पढ़े अपन तो ये समझ में आ रहा है कि अगर आपको स्वत्व का भुगतान करना है तो 500 रुपये से कम है तो उसके लिए विभाग अध्यक्ष की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, भले 3 साल क्यों ना होगा, है ना। और यदि 500 रुपये राशि अधिक है और 1 वर्ष से ज़्यादा हो गया तो आपको विभाग अध्यक्ष की परमिशन लेनी पड़ेगी। विभाग अध्यक्ष की परमिशन लेनी पड़ेगी तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कोषालय में देय को प्रस्तुत करने से पूर्व आपको कार्यालय प्रमुख एवं कार्यालय की जो पदमुद्रा है उसको अंकित करना पड़ेगा और विभाग अध्यक्ष से प्रति हस्ताक्षर करवा कर कहाँ भेजना पड़ेगा, कोषालय भेजना पड़ेगा ना। और ये सब किस में दिया गया है, सहायक नियम 268 में दिया गया है। अब उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे उसमें प्रमाणन देना पड़ेगा, आपकी परिशुद्धता ग्राह्यता की जाँच की गई है ना। और उससे पहले भुगतान डबल से भुगतान नहीं किया, मतलब यहाँ पे रीपेमेंट डबल पेमेंट नहीं हो
हो रहा है देयक का, ये बताना पड़ेगा आपको। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, है ना, सभी आवश्यक स्थानों पर मतलब जो भी आवश्यक प्रविष्टियाँ इंद्राज कर ली गई है। और तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है यहाँ पे, उसका खंड आहरण, मतलब यहाँ पे उसको बीच बीच में आहरण नहीं किया गया, यह एक मुश्त भुगतान ही किया जाएगा। तो ये सब चीज़ जिम्मेदार कौन होगा भाई, यहाँ पे विभाग अध्यक्ष जिम्मेदार होगा ना, वेरी इंपॉर्टेंट, विभाग अध्यक्ष जिम्मेदार होगा। और यदि 3 वर्ष से भी ऊपर चले जाता है मामला यहाँ पे, मतलब 6 वर्ष अधिक चले गया मामला, है ना, तो 6 वर्ष अधिक मामला चले गया है यहाँ पे, और आपको बकाया स्वतः या फिर एरियर का भुगतान करना है, तो उसके लिए आपको फिर क्या करना पड़ेगा, प्रशासनिक विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति से, है ना, उसको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, जारी करना पड़ेगा, है ना। एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पे, बहुत बार पूछता है, स्थानांतरित कर्मचारी का अंतिम वेतन प्रमाण पत्र, मतलब एलपीसी आप बना रहे हो ना, तो जारी होने के पश्चात पुराने कार्यालय में उसे दे एरियर वेतन तथा भत्तों का भुगतान किस प्रकार किया जाता है ना। तो यहाँ पे अब उसका देखिए कुछ बकाया बच गया है ना, जैसे यहाँ पे सॉरी फॉर इंटरप्शन, यहाँ पे थोड़ा सा आवाज़ हो रही है, इसको आप अवॉइड करेंगे, देखिए, है ना, इधर थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पे स्थानांतरित कर्मचारी का अंतिम वेतन प्रमाण पत्र एलपीसी जारी होने के पश्चात पुराने कार्यालय में उससे दे एरियर वेतन तथा भत्तों का भुगतान किस प्रकार किया जाता है, इसके बारे में हमें बताना है ना। अब देखिए, शासकीय सेवा की स्थानांतरित होने पर उसके पुराने कार्यालय द्वारा नवीन पदांकन के स्थान को उसके अंतिम वेतन प्रमाण पत्र एलपीसी जारी करने के पश्चात, है ना, मान लीजिए आप यहाँ पे किसी कर्मचारी के स्थानांतरण हो, यहाँ पे रायपुर से अंबिकापुर हुआ, और रायपुर से अंबिकापुर हो जाने के पश्चात मान लीजिए पता चला कि यहाँ पे पुराने कार्यालय में शासकीय कर्मचारी का कुछ यहाँ पे वेतन भत्ते या फिर कोई बकाया राशि शेष है ना, तब उसके भुगतान कैसे करेंगे उसके बारे में बताया गया है। तब ऐसी दशा में पुराना कार्यालय उस बकाया राशि का एरियर बिल बनाएगा, ठीक है भाई, एरियर बिल बनाएगा, तैयार करेगा, और उस देयक को नवीन कार्यालय में प्रमुख को प्रस्तुत करेगा, पृष्ठांकित करेगा, ठीक है। अब देखिए, अब राशि छूट गई तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पे तो एरियर बिल बनाओ, यहाँ पे नया कार्यालय में पुटअप कर दो, है ना, मतलब रायपुर में आपका स्थानांतरण अंबिकापुर हुआ है, तो रायपुर से निकालकर उसको अंबिकापुर में जो मेन ऑफिस वहाँ पुटअप कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो उस देयक से आहरित होने वाली राशि का संबंधित देयकों की कार्यालयीन प्रतियों में टिप अंकित की जाएगी ना, ठीक है भाई, यहाँ पे टिप अंकित करना पड़ेगा आपको। साथ ही साथ जिस वाउचर से यह सत्व छूट गया है ना, जिस वाउचर को से यह सत्व मतलब ये जिसको देना था एरियर को आपको, वह छूट गया है, उससे संबंधित तत्संबंधित कोषालय वाउचर क्रमांक एवं दिनांक, है ना, उस तैयार किए गए देयक पर अंकित किए जाएंगे ना, मतलब जो वाउचर लिखना पहले छूट गया था उसको देयक में ऊपर में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अंकित करना पड़ेगा। इस देयक पर निम्नानुसार प्रमाण पत्र क्या करना पड़ेगा, अंकित करना पड़ेगा, मतलब वही वाला फिर आ गया भाई, यहाँ पे सत्य की परिशुद्धता, ग्राह्यता संबंधी अभिलेख का परीक्षण कर लिया गया है, डबल सराहती भुगतान नहीं किया जा रहा है, स्वयं से संबंधी उस अवधि के देयकों की कार्यालयीन प्रतियों को आवश्यक प्रविष्टि जो भी मतलब आवश्यक प्रविष्टि इंद्राज करनी थी वो कर ली गई है। यहाँ पे ये सब आपको बताना पड़ेगा, एक प्रमाण पत्र है, एक छोटी सी औपचारिकता है ना। यदि बकाया स्वത്ത് की राशि का देयक 500 रुपये से अधिक है, नहीं है, 500 रुपये से अधिक नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, यहाँ पे 500 रुपये से अधिक नहीं है, तथा देय होने की तिथि से 3 वर्ष के अंदर भुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया है ना, मतलब 3 वर्ष के अंदर आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भुगतान हेतु प्रस्तुत कर रहे हैं, तो ऐसे स्वतः को कोषालय द्वारा सामान्य रूप से भुगतान किया जाएगा, कोई इसमें फंसेगा नहीं मामला, यहाँ पे कोई पेच नहीं फंसेगा। अब 3 वर्ष के अंदर है, 500 रुपये है यहाँ पे, तो उसके लिए विभाग से परमिशन आवश्यक नहीं है, सीधा कोषालय में पुटअप करो, भुगतान हो जाएगा, है ना। अन्यथा पुराने कार्यालय को विभाग अध्यक्ष की स्वीकृति, वो अगली बात है, 3 वर्ष से अगर 500 रुपये से अधिक राशि है और 3 वर्ष से मतलब 1 वर्ष ऊपर हो गया तो फिर विभाग अध्यक्ष की परमिशन लेनी पड़ेगी भाई यहाँ पे ना, उसे प्रत्यक्ष करवा कर ही कोषालय नवीन कार्यालय में प्रेषित करना पड़ेगा। फिर नवीन कार्यालय कहाँ भेजेगा, उसको कोषालय अधिकारी को भेजेगा ना। और मान लीजिए यहाँ पे यदि कोई अधिकारी उसका स्वयं का ही स्वतः छूट गया भाई, यहाँ पे कार्यालय प्रमुख था यहाँ पे, या कोई अधिकारी स्वयं से छूट गया तो वह खुद अपने को यहाँ पे हस्ताक्षर नहीं कर सकता, प्रत्यक्ष नहीं कर सकता, तो ऐसी स्थिति में उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नियंत्रण अधिकारी या फिर विभाग अध्यक्ष है उससे स्वीकृत करवाना पड़ेगा। कर्मचारी के लिए तो अधिकारी कर देगा, पर खुद ही अधिकारी यहाँ फंस गया है, यहाँ पे उसका बकाया शब्द यहाँ पे राशि जो है वो फंस गई है, तो उसके लिए वो क्या करेगा, नियंत्रण अधिकारी से हस्ताक्षर करवा लेगा, है ना, अपने उच्च अधिकारी से हस्ताक्षर करवा लेगा। यह सब भी कोषालय संहिता भाग 2 नियम 268 में बताया गया है, 268 268 याद रखना भाई, 268 में बताया गया है। अब देखिए, कोषालय में पेंशन का भुगतान करने के पूर्व कोषालय अधिकारियों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब पेंशन का भुगतान करो आप तो किन किन बातों का ध्यान रखोगे, तो यह किसके बाद कब कहाँ दिया है भाई, यहाँ पे कोषालय अधिकारी क्या क्या बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। मतलब कोषालय अधिकारी को कोषालय संहिता का पूरा संज्ञान रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसी से वो नियम देगा, क्योंकि यह सब बातें कोषालय संहिता भाग 2 के, है ना, नियम 376 है ना, 376 377 है ना, और 300 किस में दिया है यहाँ पे 300 किस में दिया है यहाँ पे 370 हो गया यहाँ पे, और 378, अरे 78 तो गलत है अपना, यहाँ पे ये 78 नहीं है, 387 है ना, तो इसको याद रखना। तो यह सहायक नियम 376 370 और 387 में बताया गया है। अब देखिए इसमें क्या क्या कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे संयुक्त संचालक को सिम लेखा पेंशन द्वारा भुगतान आदेश की एक प्रति, है ना,
जो संयुक्त संचालक कोष लेखा पेंशन जो आदेश जारी करेगा, सबसे पहले तो कार्यालय से कहाँ जाएगा आपका पेंशन प्रकरण, यहाँ पे कोष एवं लेखा पेंशन ऑफिस जाएगा। उसके बाद यहाँ पे वह 3 प्रतियों से तैयार करेगा। एक तो पेंशन भोगी को देगा भाई यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे डीडीओ को देगा, दूसरी प्रति किसको देगा, डीडीओ को देगा, और तीसरी प्रति यहाँ पे जो मुख्य प्रति है उसको कोषालय अधिकारी को प्रेषित करेगा, क्योंकि वही तो भुगतान करेगा भाई, कोषालय अधिकारी इसका भुगतान करेगा। अब देखिए, कोषालय अधिकारी को प्रेषित पेंशन भुगतान आदेश के साथ पेंशन भोगी के हस्ताक्षर, फोटो, अंगूठे के निशान तथा व्यक्तिगत संबंधी जानकारी होती है ना, ठीक है, वो सब जानकारी रहेगी तभी तो पेंशन भुगतान करेगा भाई यहाँ पे, है ना। देखिए, पेंशन पास कहाँ से होता है, संयुक्त संचालक जेडी करते हैं पेंशन का पास, और उसके बाद इसकी जो जानकारी जो मतलब भुगतान के लिए कहाँ जाता है, कोषालय जाता है ना। तो जब सेवानिवृत्ति कर्मचारी को उसके पेंशन भुगतान आदेश मतलब पीपीओ पेंशन पेमेंट ऑर्डर की प्रति प्राप्त होती है कोषालय से, तो सीधा कोषालय में उपस्थित हो जाएगा यहाँ पे, और कोषालय अधिकारी उसकी पहचान करेगा कि संबंधित वही बंदा है कि नहीं, है ना, वही बंदा है कि उसके अंगूठे निशान सही है कि नहीं, उसका हस्ताक्षर मेल खा रहा है नहीं या खा रहा है ना, उसकी सेवा अवधि मतलब अच्छे से पूर्ण हुई है नहीं हुई है, यहाँ पे कुछ गलतियाँ तो नहीं है ना। तो उस चीज़ का पहचान करने के उपरांत क्या करेगा, पेंशन का भुगतान करेगा। और पेंशन का जो पहली राशि यहाँ पे वह सीधे बैंक से नहीं होगी, वह कहाँ से होगी, कोषालय द्वारा ही भुगतान किया जाएगा। और कोषालय द्वारा जो अधिकृत बैंक है रायपुर अपना भारतीय बैंक है ना, भारतीय बैंक से वो क्या किया जाएगा, पहला जो राशि है वो भुगतान संबंधित कर्मचारी किया जाएगा। और उसके बाद फिर आप अपने पर्सनल बैंक में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेकंड किस्त मतलब दूसरे महीने का जो पेंशन राशि है उसको आप अपने पर्सनल बैंक जैसे एक्सिस बैंक है, HDFC बैंक है, SBI है, उसमें आप क्या कर सकते हो, ट्रांसफर करवा सकते हो ना। तो पर पहला वाला तो अपने कोषालय द्वारा ही चालू किया जाएगा। और उसके बाद फिर आप नवंबर में जो मृत्यु प्रमाण पत्र वगैरह वो जो मतलब आप जीवित हैं, जीवित वाला प्रमाण पत्र जो रहता है वो आपको नवंबर महीने बैंक में सबमिट करना पड़ेगा, और फिर प्रक्रिया चलती रहेगी, है ना। अब देखिए, उसके बाद यहाँ पे कोषालय का रोल खत्म हो जाता है, जहाँ पेंशन भुगतान चालू हो गया उसके बाद कोषालय का रोल खत्म। अब उसके बाद बैंक आपकी मृत्यु अवधि तक क्या करेगा, यहाँ पे पेंशन भुगतान करते रहेगा। अब देखिए, पेंशन भोगी की मृत्यु होने पर कोषालय अधिकारी उसकी पत्नी या फिर नॉमिनी को पेंशन राशि भुगतान ठीक है भाई। यहाँ पे अगर शासकीय अधिकारी यहाँ पे मतलब उसकी मृत्यु हो गई या निधन हो गया, तो उसके परिवार में उसके जो अन्य सदस्य हैं यहाँ पे जो उसके ऊपर आश्रित हैं, जैसे पत्नी या फिर नॉमिनी को क्या किया जाएगा, पेंशन राशि का भुगतान किया जाएगा। अब मान लीजिए कोई कर्मचारी यहाँ पे यूपी का छत्तीसगढ़ में नौकरी कर रहा था, तो उसको खाता कहाँ स्थानांतरित करना है, यूपी में करना है। तो क्या कर, सबसे पहले कहाँ जाएगा, यहाँ पे संबंधित पेंशन भोगी संबंधित कोषालय अधिकारी मतलब छत्तीसगढ़ के जो कोषालय अधिकारी उनसे संपर्क करेगा। मान लीजिए उसकी ड्यूटी रायपुर में है और उसको यूपी में कानपुर जाना है भाई यहाँ पे, है ना, क्योंकि कानपुर में उसका घर है। तो यहाँ क्या करेगा, संबंधित कोषालय अधिकारी से क्या करेगा, संपर्क करेगा, है ना। और वहाँ पे संबंधित राज्य के महालेखाकार से क्या करेगा, यहाँ पे प्रस्ताव भेजेंगे। अब कोषालय कहाँ भेजेगा प्रस्ताव, यहाँ पे महालेखाकार, छत्तीसगढ़ के महालेखाकार, है ना। अब वो महालेखाकार वहाँ पे अपना मान लीजिए आप यूपी के महालेखाकार संपर्क करेगा ना, फिर यूपी के महालेखाकार से संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष के पास मामला जाएगा। मतलब मान लीजिए वो कर्मचारी PWD में था, है ना, PWD में था यहाँ पे रायपुर में, और वो कहाँ जा रहा है, यहाँ पे यूपी में जा रहा था। यूपी में PWD के जो विभागाध्यक्ष हैं उनके पास यहाँ पे मामला जाएगा ना, मामला जाएगा। फिर वो विभागाध्यक्ष के पास जाएगा, फिर वो किसको भेजेंगे, यहाँ पे वहाँ के जो यूपी के जो ट्रेजरी ऑफिसर है उनके पास यहाँ मामला भेजेंगे ना। ट्रेजरी ऑफिसर मामला आ गया, फिर उसका नए बैंक से पेंशन उनकी चालू हो जाएगी, जो भी उनका यूपी में बैंक होगा वहाँ से पेंशन चालू हो जाएगी। तो इसको अपने को याद रखना है। इस एग्जाम्पल से आप इसे क्या करते हैं, समझ सकते हैं, है ना। अब देखिए, पेंशन अब पढ़े तो पेंशन का प्रकार कितने होता है, एक तो होता है प्रत्याशित पेंशन होता है, दूसरा होता है अधिवार्षिकी पेंशन होता है या इसको अंतिम पेंशन ही बोलते हैं, और तीसरा होता है परिवार पेंशन। तो सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ पे प्रत्याशित पेंशन क्या होता है ना। जब पेंशन देय होने की तिथि से, है ना, या क्या होता है यहाँ पे, जब पेंशन देय होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर पेंशन भुगतान आदेश प्राप्त नहीं होता। अब मान लीजिए आपको खाने पीने के लाले आ गया, पेंशन आपको मिल नहीं रहा, तो उसके लिए शासन ने एक प्रत्याशित पेंशन योजना चालू की है। इसके अंतर्गत यदि आपको 15 दिन में पेंशन नहीं मिला, है ना, जैसे रोजगार गारंटी वाली बात आ गई यहाँ पे, है ना, वैसे ही आप पेंशन योजना भी है ना। यदि आपको 15 दिन के अंदर पेंशन भुगतान नहीं हुआ तो कार्यालय प्रमुख को प्रत्याशित पेंशन स्वीकृत कर संबंधित कर्मचारी को प्रदान करना पड़ेगा, है ना। मतलब वो प्रत्याशित पेंशन कार्यालय प्रमुख देगा भाई, काम चलाने के लिए देगा। अभी तुम खाने पीने के लिए तुम्हारा हो जाए, जब ओरिजिनल पेंशन मिलेगी तो उससे समायोजन कर लिया जाएगा इस टाइप, है ना। तो ये किस में दिया है भाई, पेंशन नियम 74 में। इसका आहरण कार्यालय प्रमुख द्वारा किया जाता है, ठीक है भाई, इसका आहरण कार्यालय प्रमुख द्वारा किया जाता है। जब अंतिम पेंशन के रूप में पेंशन स्वीकृत हो जाता है तो इसका समायोजन कर लिया, मैंने पहले ही बता दिया कि इसका समायोजन कर लिया जाएगा, है ना। भुगतान बंद कर दिया जाता है, ये भी हो गया अपना। अब अधिवार्षिकी पेंशन देखते हैं ना। अधिवार्षिकी अनंतिम पेंशन, यह पेंशन तब स्वीकृत किया जाता है जब कोई शासकीय सेवक नियम अनुसार अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर लेता है। अधिवार्षिकी का ये मतलब क्या, 62 वर्ष, मतलब उसकी संपूर्ण सेवा अवधि में क्या होना चाहिए यहाँ पे, है ना, 62 वर्ष पूरे हो गए हों, है ना, उसकी जन्मतिथि से, और वह 33 वर्ष या 66 छमाही, है ना, दोनों में से कोई मतलब दोनों एक ही है। तो 33 वर्ष से या फिर क्या बोला 66 छमाही उसके सेवा अवधि के हो गए हों तो उसको क्या किया जाएगा, यहाँ पे 50% पेंशन दिया जाएगा, है ना। मतलब उसके अंतिम मूल वेतन का, है ना, 50% पेंशन राशि क्या की जाएगी, दी जाएगी, है ना। तो ये पेंशन नियम 32 दिया गया है। इसका कारण सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वयं करता है, इसका समायोजन नहीं किया जाता है। यह पेंशन की मृत्यु होने पर स्वतः बंद हो जाता है ना।
और ये क्या 50% आप लास्ट पे स्लिप है ना, जो पे स्लिप में आपको जो पेंशन मिल रहा था उसका 50% है ना। और ये वाला जो है यहाँ पे 90% आप पेंशन राशि, जो भी यहाँ पे पेंशन राशि को मिलने वाली, मान लीजिए आपको 10,000 रुपये मिलने वाली है ना, 10,000 मिलने वाले पेंशन राशि है, तो उसमें आपको 9,000 दे दिया जाएगा, 90% आपको दे दिया जाएगा ना, तो 9,000 रुपये आपको दे दिया जाएगा। तो ये स्टेप्स हो गया। अब लास्ट अपन देखते हैं यहाँ पे एक और पेंशन है, परिवार पेंशन। तो यह उधर स्वीकृत किया जाता है जब कोई शासकीय कर्मचारी का है ना, मतलब यहाँ पे देहांत हो जाता है, निधन हो जाता है ना, तो शासकीय तो उसको जो आश्रितता है उसके ऊपर या फिर जो नॉमिनी है उसको पेंशन की राशि भुगतान की जाएगी। यह पेंशन नियम 47 में दिया गया है ना। तो परिवार पेंशन 47 में, और जस्ट इसका उल्टा कहाँ हो जाएगा, अपना प्रत्याशी पेंशन कितना हो जाएगा 74 में। दोनों प से चालू हो रहा है ना, प्रत्याशी पेंशन 74 में और ये अपना कितना हो जाएगा यहाँ पे 47 में, ठीक है। तो इसका आहरण मृत कर्मचारी के परिवार के सदस्य करते हैं। इसका आहरण मृत कर्मचारी के परिवार के कौन करते हैं यहाँ भाई, सदस्य करते हैं। इसका समायोजन नहीं होता है। पेंशन भोगी की मृत्यु होने पर उसके आहरण का अधिकार परिवार से अन्य सदस्य प्राप्त करते हैं, ठीक है भाई। यहाँ पे सदस्य नहीं है तो स्वतः बंद। और ये क्या किया जाएगा, 67 वर्ष है ना, मतलब मृत्यु के पश्चात 67 वर्ष या 7 वर्ष जो पहले हो है ना, जो पहले हो जाए उसके अंदर, मतलब यहाँ पे संबंधित शासकीय कर्मचारी के मृत्यु के बाद 7 वर्ष तक क्या मिलेगा, फुल पेमेंट, मतलब अंतिम पे स्लिप का 50% मिलेगा यहाँ पे। और उसके 7 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 7 वर्ष बाद वो कम होकर है ना, कम होकर कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा ना। जैसे अब पटले मामा का एग्जाम्पल ले सकते हो तो वो, और यहाँ पे न्यूनतम पेंशन कितना भी यहाँ पे 7वां पेमेंट के हिसाब से, 7वें वेतनमान के हिसाब से कितना है, 70-50 है ना, 7,750 है। तो यह उसको, मतलब इससे कम आप पेंशन नहीं दे सकते, इतना आपको मिनिमम आपको देना ही पड़ेगा है ना। तो आशा करता हूँ कि यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आई होगी। वीडियो बनाने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन क्या हो, शुभ हो।